अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और हमारी इस सनसिल्क वर्ल्ड कप क्रिकेट हंगामा में आपको खुशामदीद। इट्स प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। हर पता हमें पता है। और जब सलीम भाई के साथ आप शो करते हैं ना, तो आपको थोड़ा सा ना अपने गार्ड को मतलब मजबूत रखना होता है, क्योंकि ये कोई भी बात कभी भी कह सकते हैं। और अभी एक इल्हामी लतीफ़ा जो हमने सुनना है इनसे इसके बाद। अच्छा, आज हम सब बड़े रिलैक्स हैं बिकॉज आज गेम ही बहुत अच्छा होना है। आज बांग्लादेश इज प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड। आई हैव गॉट अब्दुल रऊफ साहब इन द स्टूडियोज एंड ऑफ कोर्स सलीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू। टॉस हो चुका है, टॉस केन विलियमसन ने जीता है। अच्छा, बाय द वे वो भी एक बड़ी चीज़ है कि कप्तान वापस आ गया उनका, और किसे निकाला ये नहीं, मतलब ऑब्वियसली अगर किसी को भी निकालते हैं, विल यंग को भी निकालते हैं, तो जाहिर है वो भी स्कोर कर ही रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि टॉस जीत लिया गया है एंड दे हैव इलेक्टेड टू फील्ड, दे हैव इलेक्टेड टू बॉल। बैटिंग विकेट लग रही है, क्या कहते हैं? देखिए, ये जो इतनी स्ट्रांग टीमें नहीं होती, उनकी कोशिश यही होती है कि इनको जल्दी से जल्दी हम आउट करें और ताकि प्रेशर में ना आए। मेरा ख्याल है कि उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि ये देखें विकेटें बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि इंडिया का मैच नहीं है। इंडिया का सिर्फ एक इंटरेस्ट होता है कि वो अपनी होम ग्राउंड से फ़ायदा उठा सकें। उस वक्त वो आपको देखना होगा कि वो कैसी विकेटें बनाते हैं। अदरवाइज़ किसी का भी मैच होएगा ना, तो वो बड़ी अच्छी विकेटें होनी चाहिए, क्योंकि उनका इंटरेस्ट कोई नहीं है ना कि कौन जीतता है कौन हारता है। ये एंड में जाके शायद वो इस बारे में सोचें। मगर मेरा ख्याल है विलियम ने ठीक किया है कि टॉस जीत के। वैसे तो नॉर्मली जो अच्छी टीमें होती हैं वो बारी लेती हैं। मैं भी यही सोच रहा था कि बारी लेनी चाहिए थी। हाँ, होता यही है कि जो स्ट्रांग टीमें होती हैं ना, वो इतना बड़ा स्कोर कर देती हैं, फिर वो रिलैक्स होकर बॉलिंग करती है। मगर चूंकि वर्ल्ड कप है, कोई टीम भी रिलैक्स होना नहीं चाहती और वो मौका नहीं देना चाहती। और ये जितनी भी वीक टीम है, आप इनको देखें कि इन्होंने यही बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया हुआ है, बहुत सारी टीमों को हराया हुआ है इन्होंने। तो इसको ऑन अ डे अगर क्रिकेट पे अगर आप देखें, कोई बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर सकता है। अगर आपका बुरा, बिल्कुल एंड में पूछूंगा आपसे, बिकॉज मुझे लगता है आपकी हमदर्दियां बांग्लादेश के साथ हैं। नहीं, मैं कल इनकी हमदर्दियां ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। और मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है, जैसे रऊ भाई ने कहा ना कि मुझे लगता है साउथ अफ्रीका जीतेगी, और इन्होंने कहा जी ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। तो जैसे हम ब्रेक पे गए तो कहने लगे यार वैसे मुझे पता तो है कि जीतना साउथ अफ्रीका ही नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसी कि शायद हो सकता है कुछ हो जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आज मेरा ख्याल है इनको पता है कि आज न्यूजीलैंड ने ही जीतना, मगर तो आज बांग्लादेश के साथ है। कल शाम से कह रहे हैं कि क्या पता क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। मगर साहब भाई, मैंने आज नाम किसी का नहीं लिया। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं आपको स्टैट्स ये बता दूं कि नो डाउट के जो करंट सिनेरियो है इस वर्ल्ड कप का, उसमें बांग्लादेश डाउन है और न्यूजीलैंड 2 मैचेस पीछे जीत के उनका मोराल बहुत ज़्यादा बुलंद है। मगर अगर पास्ट रिकॉर्ड सब कॉन्टिनेंट का उठाकर देखें तो बांग्लादेश ने सब कॉन्टिनेंट में न्यूजीलैंड को 3-0 और 4-0 से भी हराया हुआ है वनडे सीरीज में। इसीलिए जो आप सलीम भाई और आप बात कर रहे थे कि चांस नहीं लेना चाह रहे किसी किस्म का, क्योंकि उनके माइंड में डेफिनेट होगा कि बांग्लादेश भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल सी भी टीम है वो। मतलब वो किसी अच्छे दिन बांग्लादेश एक बहुत अच्छी टीम साबित होती है। असल में सहर भाई, ये जो बात कर रहे हैं ना रऊफ के, उन्होंने हराया हुआ है, वो उन्होंने अपनी होम ग्राउंड में हराया हुआ है। उधर थोड़ी मतलब की विकेटें बना लेते थे ना, स्पिन विकेट बना ली, ज़्यादा टर्न हो गया। तो मेरा ख्याल है यहाँ उन्होंने खुद पिचेस यहाँ बेहतर होंगी अपनी। थोड़ा सलीम भाई डिफरेंस है इसमें, जो इंडिया की पिचेस है ये थोड़ी सी बैटिंग है। अगर बांग्लादेश आप खेलने जाएँ तो उसमें थोड़ा सा आपको स्पिन और डोमिनेंट पिचेस नज़र आती हैं। मगर जो आपने क्वेश्चन किया कि अनप्रडिक्टेबल मेरा ख्याल है कि 4-5 साल पहले इनकी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा था बांग्लादेश। जब इनकी ढाका प्रीमियर लीग, हम भी वहाँ पर जाकर खेला थे और बहुत सख्त कंपटीशन होता था, पूरी वर्ल्ड से प्लेयर आते थे और ह्यूज बेनिफिट्स मिलते थे उनको। तो उसमें इनका टीम बूस्ट कर रही थी और बड़ी अच्छी टीम प्रिपेयर हो गई थी। अगर इस वक्त आप कप्तान होते बंगाल टाइगर्स के, तो आप क्या करते? आप कोई बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली करते? देखिए, इनके महमूदुल्लाह एक सीनियर कैंपेनर है, वो लास्ट मैच नहीं खेले। मेरा ख्याल है कि उनको खेलना चाहिए, क्योंकि मुशफिकर रहीम है, उसके बाद शकीबुल हसन है, इनके खेल रहे हैं, मेहदी इनफाम है, नजमुल हसन है। तो उनके साथ अगर महमूदुल्लाह अगर खेल लें तो मेरा ख्याल है कि बहुत एक बैलेंस। व्हाट डू यू थिंक, कितना बड़ा स्कोर करना चाहिए बांग्लादेश को टू स्टे इन द गेम? मेरा ख्याल है कि अगर 300+ रन्स करेंगे तो जो इनकी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है वो न्यूजीलैंड को एंगेज कर सकता है। अदरवाइज अगर 300 से कम करेंगे तो न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइन है करंटली बहुत अच्छी फॉर्म है, वो चेज कर देंगे।
कमिंग बैक टू यू, इफ यू वर केन विलियमसन, अगर आप विलियमसन की जगह होते तो आज आप बॉलिंग के अंदर कोई तब्दीली करते या जल्दी से जल्दी बांग्लादेश को आउट कराने की कोशिश करते, आउट करने की कोशिश करते? सहर भाई, जब आप जीत रहे होते हैं फिर आप चेंज नहीं करते। ठीक है। कभी भी विनिंग कॉम्बिनेशन आप तोड़ने की कोशिश नहीं करते। हाँ, उनका कप्तान आने से थोड़ा सा एक टीम चेंज करनी पड़ी हो, वो उनकी मजबूरी थी कि वो उनका बेस्ट प्लेयर है और कप्तान है। अदरवाइज़ आप कोई चेंज जब आप जीत रहे होते हैं ना तो कभी भी आप चेंज नहीं करते। हाँ, अब जो आपने बांग्लादेश वाला सवाल किया ना अभी, देखिए बांग्लादेश को सिर्फ एक चीज़ सोचनी चाहिए कि पहला स्पेल जो है ना न्यूजीलैंड का, वो निकालना है। अगर वो उन्होंने जल्दी ना की, देखें बड़ी टीम के खिलाफ आपको बड़ी प्लानिंग के साथ जाना पड़ता है। आपको अपनी विकेट्स इन हैंड रखेंगे, आप छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाएंगे, जब भी आप जाके 300 कर सकेंगे। अगेन जो हम कल बात कर रहे थे कि रिलैक्स रहें, सिंगल्स और डबल्स पे निसार करें, जब बाउंड्री लग सकती है वहां बाउंड्री लगाएं, लेकिन अपनी इनिंग्स को एंकर करने की कोशिश करें। देखिए जब आप चांस लेते हैं ना अच्छी बॉलिंग पे, तो फिर आपके बड़े चांसेस कम होते हैं कि आप लंबा स्कोर कर सकें। प्रेशर आपका उस वक्त पड़ता है सहर भाई जब आपकी विकटें गिरती हैं। जब आपकी विकटें नहीं गिरती ना, तब आप लंबा स्कोर करते हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा बॉलर है जिसके लिए उनको ऑन गार्ड रहना पड़ेगा? उनका अटैक बहुत अच्छा है, वो लाइन पे बॉल करते हैं। उनको पहले 10 ओवर तो कभी भी चांस नहीं लेने चाहिए। देखें अगर आपको स्कोर नहीं भी मिलता ना, तो आपको अपनी कोशिश करनी चाहिए कि विकेट थ्रो ना करें। आप बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहिए। 50 ओवर्स के मैचेस में बड़ा लंबा टाइम होता है। T20 में आपके पास चांस नहीं होता, आपने हर अच्छी बॉल पे भी आप चांस ले जाते हैं, मगर 50 ओवर्स में आपके पास बहुत टाइम होता है कि आप कवर कर जाते हैं बाद में। ग्राउंड छोटी हैं, मगर आपको लंबी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। आपको टीम, आपकी विकेट्स इन हैंड होएंगी, आप आखिरी 15 ओवरों में आप 150 भी कर जाते हैं, 10 की एवरेज से भी जाते हैं। तो ये जितनी भी छोटी टीमें हैं ना, इनको ये सोचना चाहिए कि हमने अपनी इनिंग बिल्ड करनी है। कई दफ़ा होता है आपके जल्दी अर्ली विकेट्स गिर जाते हैं। आप देखें बहुत सारी जो एक्सपीरियंस टीमें नहीं है ना, वो जल्दी आउट हो जाती हैं। वो कभी ये कोशिश नहीं करती कि यार अब हमने 5-5 ओवर्स की इनिंग्स बिल्ड करके लेके जाना है। लेकिन सलीम भाई, बांग्लादेश हैज कम अ लॉन्ग वे। बांग्लादेश आया है और मतलब बांग्लादेश ने रिलेटिवली नई क्रिकेट शुरू की। 30 साल मेरे ख्याल में हुए बांग्लादेश को क्रिकेट खेलते हुए, लेकिन उसके हिसाब से टीम बेहतर हुई है बांग्लादेश की। आई थिंक बेहतर नहीं हुई साहिर भाई, मैं आपको बताऊं उसकी मैं रीज़न आपको बताता हूँ। जैसे अभी रौफ ने कहा ना कि वहाँ जब मैं भी खेला हूँ, वहाँ रौफ भी शायद खेला ही होंगे। ये दुनिया से हर बंदा ना ये इनकी लीग आके खेलता था, क्लब क्रिकेट के ये टूर्नामेंट जब करवाते थे, उस वक्त इनकी टीम बहुत बेहतर हो गई थी। आप दो मैं वही अगली बात में वही कह रहा था कि ये जो फेज़ है ना बांग्लादेश का, ये थोड़ा सा वीक फेज़ है, इसलिए कि अब मेरा ख्याल है यहाँ तो क्रिकेट बोर्ड कोई चेंज हुआ है, कुछ उनकी पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से अब मेरा ख्याल प्लेयर वहाँ जाके खेलते बहुत कम है। मगर इनकी टीम जिस तरह ऊपर आ रही थी ना, लग रहा था कि बांग्लादेश बहुत अच्छी टीम हो जाएगी, मगर एकदम इनके प्लेयर्स जाने से इनकी टीम ना बिल्कुल सर कुछ पॉलिटिकल वजूहत भी होती है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। एक ऐसा स्टेटमेंट इनके कप्तान ने दिया था, आई एम नॉट गोइंग टू गो देयर, कि वो क्यों दिया गया था, किस लिए दिया गया था, क्योंकि खैर कमिंग बैक टू यू, आपसे बात कर, डू यू थिंक कोई अपसेट हो सकता है आज के मैच में? देखिए बिल्कुल क्रिकेट है और इसमें अपसेट हो सकता है। और जहाँ आप बात कर रहे थे आप बांग्लादेश की, इसमें मैं एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि इनकी डिक्लाइन का शिकार क्यों हुई है क्रिकेट। इनके मुस्तफा साहब थे बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने पीछे 5-6 साल में बहुत अच्छा काम किया, बूस्ट किया ढाका लीग और जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रमोट किया। मगर जब इनकी बांग्लादेश प्रीमियर लीग शुरू हुई, उसके बाद इनकी जो क्रिकेट है वो डिक्लाइन का शिकार हो गई। दूसरा जो मेन रीज़न इनका ये था कि इन्होंने फॉरेनर कोचेस बहुत ज़्यादा हायर कर रखे थे, अंडर 19 लेवल से ऊपर तक, और वो अपने पैसे कमा कर। फॉरेनर कोचेस तो हम भी हायर करते हैं, तो हमें नहीं करना चाहिए? देखिए फॉरेनर कोचेस का फायदा उस वक्त था कि जब आपके अपने कोचेस ट्रेंड हों और पढ़े लिखे लोग। मुझे अचानक बदामी याद आ गया ना, वो भी तो मासूमाना सवाल करता, तो मैंने भी मासूमाना सवाल किया, हमें कोचेस नहीं हायर करने चाहिए? देखिए कोचेस आपको जरूर हायर करने चाहिए, मगर आपको साथ अपने कोचेस डेवलप करने चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए। जब तक आपके अपने कोचेस डेवलप नहीं होंगे, क्योंकि फॉरेनर तो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा, 6 माह के लिए आएंगे, 3 माह के लिए आएंगे, चले जाएंगे। यही बांग्लादेश के साथ हुआ, जब उनके फॉरेनर कोचेस चले गए तो उनकी जो उनकी सारी क्रिकेट थी वो फ्लैट होगी। तीसरा जो इनका जो मेन इशू था वो फिक्सिंग का। आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में बहुत ज़्यादा इनके एलिगेशन आए हैं प्लेयर्स के ऊपर, तो उसने इनका सारा क्रिकेट का स्ट्रक्चर उसका ऊपर नीचे कर दिया, काफ़ी प्लेयर्स बैन हो गए, और ये 3-4 बेसिक रीज़न थी कि इनकी डिक्लाइन की। आज के मैच में अगर
न्यूजीलैंड जीतता है तो दोबारा पॉइंट्स टेबल पे वो पहले नंबर पे आ जाएगा। ऑब्वियसली मैचेस ने 3 जीते होंगे, 3 ही खेले हैं उसने मैचेस, तो 3 वो जीत जाएगा। क्या लगता है आपको, ये पहली 2 टीमें जो वर्ल्ड कप में निकल के आ रही हैं, विल इट बी साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, और इसमें इस ऑर्डर में कोई चेंज आएगा? पाकिस्तान, इंडिया कुड बी देयर। देखें, न्यूजीलैंड तो मुझे लग रहा है जिस तरह उसकी फॉर्म जा रही है वो पहले 4 में तो लग रहा है। देखिए क्रिकेट है, आगे क्या होता है हम गैब का इल्म अल्लाह के पास है, मगर जो बज़ाहिर आपको नज़र आता है वहाँ से तो न्यूजीलैंड लग रहा है कि नंबर 1 पे जाएगी। उसके साथ देखें 2-3 टीमें हैं, इंग्लैंड अच्छा नहीं, एक पहला मैच बहुत बुरी तरह आ रही, मगर वो टीम को आप बाहर नहीं निकाल सकते। ऑस्ट्रेलिया के चांसेस कम हो गए हैं। इंडिया पाकिस्तान 2 टीमें हैं जिनको आप कर सकते हैं, मगर साउथ अफ्रीका को आप बाहर नहीं निकाल सकते, वो बेस्ट टीम इस वक्त लग रही है। तो ये बड़ा सख्त किस्म का 4 टीमें जो टॉप की होंगी ना, उनमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अब वो इंडिया को आप बाहर निकाल उनके होम ग्राउंड में, तो 5 टीमें हैं, उनमें से 4 का चांस है, जो बेहतर खेलेगी वही आएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ ऐसे सवालात हैं जो मैं चाहता हूं कि आप भी कर सकते हैं, लेकिन कल से हमारी लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू हो रहा है, तो याद रखिए कल से हम आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। अभी एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। उसके बड़े सारे रीजंस हैं, बहरहाल आई होप कि वो जुमला गया ना हो, बट जी, तो हम अपसेट की बात करते हैं। फर्ज करें इस वक्त मेरे पास पॉइंट्स टेबल है, उसके अंदर बांग्लादेश जो है वो 6ठे नंबर पे है, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन कुछ ज़रा स्टैट्स हम देख लें। ज़रा मुझे न्यूजीलैंड के स्टैट्स दिखाइएगा। लेट्स सी कि न्यूजीलैंड जो है उसके स्टैट्स क्या हैं इस वक्त जो हमारे पास यहाँ पर आते हैं। केन विलियमसन को लगाइएगा ज़रा, देयर यू गो। 161 मैचेस हैं, 6554 रन इनके हैं, 148 इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस है, 42 50s के साथ इनके 13 100s हैं। इतना एक्सपीरियंस है विलियमसन का। आज के मैच में इन्हें क्या करना चाहिए और क्या डूज एंड डोंट्स क्या हैं इनके? देखिए ये ऐसा प्लेयर है, ये हमेशा अकॉर्डिंग टू तो सिचुएशन खेलता है। ये कभी ये नहीं होता कि विकेट ये आके, जिस तरह बड़े प्लेयर है ना हमारा, जैसे विराट कोहली है, आके पहले सेट होता है और ये कोई उल्टी सीधी हिट नहीं मारता, ये टीम को लेके चलता है। ये वहाद एक ऐसा प्लेयर है न्यूजीलैंड का जो हमेशा इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, ये टीम को लेके चलता है और टीम इसके इर्द गिर्द घूम रही होती है जब बैटिंग में होती है ना। मगर उनके प्लेयर्स अच्छे हैं, बाकी भी अच्छे हैं, मगर ये हमेशा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। एज अ स्किपर इन्हें क्या करना चाहिए? ये देखें, स्किपर तो वो बहुत एक्सपीरियंस स्किपर है, वो ऑब्वियसली उसने टॉस जीत के बारी ली है, तो वो कुछ सोच समझ के लिए होगी ना कि वीक टीम है, हमें बैटिंग करनी चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो अपनी उनकी जो उन्होंने प्लान किया होगा उसके मुताबिक ही चल रहे हैं कि उन्होंने सोचा होगा। देखिए टीम मीटिंग होती हैं मैच से पहले कि किस टीम के खिलाफ कौन सा बॉलर स्ट्रॉन्ग है, कौन सा बैट्समैन अच्छा है, कहाँ बॉलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें ना आप मीटिंग में डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने बारी भी इसीलिए ली है, ये सारा डिस्कस किया होगा उसके बाद ही। ऑब्वियसली लेट्स लुक एट सम अदर स्टैट्स। आप बांग्लादेश के भी स्टैट्स हमको दिखाते रहिएगा। ये जनाब आप देख लीजिए, 24 मैचेस हैं, 40 विकेट्स हैं और 4 विकेट्स 21 रन पे। क्या कहते हैं आप? देखिए बहुत ही प्रोमाइजिंग स्टार है, जो पीछे वर्ल्ड कप अंडर 19 कमिंग राइजिंग है जी, उसकी प्रोडक्शन है अंडर 19 की। इन्होंने 3 या 4 प्लेयर जो बांग्लादेश की साइड है उसमें इंडल्ज किए थे अंडर 19 से, और इसमें जो सबसे बेस्ट हैं यही हैं और दूसरे मेहदी हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पीछे अंडर 19 के बाद बांग्लादेश की टीम में इनकी परफॉर्मेंसेज हैं वो आउटस्टैंडिंग है, यंग है, एनर्जेटिक है और हर मैच में अपनी पूरी एफर्ट्स देते हैं। अच्छा, जो शामिल किया है महमूदुल्लाह को, ये सही इकदाम है? जी बिल्कुल, महमूदुल्लाह बहुत सीजनल कंपेनर है इनके, बहुत अरसे से बांग्लादेश की, पीछे 10 साल से बांग्लादेश की टीम के साथ है, मगर थोड़ा सा इस टूर्नामेंट से पहले वो आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, मगर इस टूर्नामेंट में उनका इंक्लूजन बांग्लादेश के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के मैच में कितना इंपॉर्टेंट है इंक्लूजन? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह की पिचेज हैं इंडिया की, उसमें जब तक आपके पास ऐसे बैट्समैन नहीं होंगे जो टेक्निकली साउंड होंगे और ग्रिप करके खेलेंगे, पार्टनरशिप डेवलप करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा बड़ा टारगेट लेना। कुछ और स्टैट्स देखते हैं, जरा दिखाइएगा। लेट्स सी कि हमारे पास दूसरा कौन सा स्टार्ट मौजूद है। शकीबुल हसन कप्तान है, उनके 242 मैचेस, 7399 रन, 134 इनका बेस्ट है, 55 50s के साथ 9 इनकी सेंचुरीज हैं। सर
ऑब्वियसली बांग्लादेश इस वक्त बैटिंग करने जा रहा है, सो टेल मी इस पे शकीब पे कितना इंतजार करना पड़ेगा इनको? देखें, एक ही प्लेयर आपको, अगर आप इनके स्टैट्स देखें ना, तो एक ही आपको प्लेयर नज़र आएगा जिसका स्कोर भी ज़्यादा है और खेला भी ज़्यादा हुआ है। अगर आप न्यूजीलैंड की तरफ जाएंगे तो आपको हर प्लेयर ऐसा नज़र आएगा। तो जो फ़र्क है ना, वो एक्सपीरियंस का है। ठीक है, आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ 10 का मुकाबला नहीं कर सकते। ऑब्वियसली यंग टीम है, उनके मुकाबले में वो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो फ़र्क बहुत ज़्यादा है। तो ये यंग टीम का कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि नथिंग टू लूज़, वो जाके फेयरलेस होकर खेलते हैं और अच्छा भी खेल जाते हैं। फिर जब अंडर प्रेशर आते हैं तो फिर बहुत अंडर प्रेशर आ जाता है। बांग्लादेश में कैपेबिलिटी है किसी टीम के साथ भी वो अपसेट कर सकता है और इतनी बुरी पोजीशन में नहीं है राइट कर नाउ सकते बांग्लादेश। हैं, बिल्कुल। बांग्लादेश इस वक्त पॉइंट्स टेबल पे 6ठे नंबर पे मौजूद है, इंग्लैंड से जरा पहले। सो अगेन कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट शकीब अल हसन की हम जो बात कर रहे थे कि अगर आप कप्तान होते, आप शकीब अल हसन होते, इस वक्त आपको बैटिंग करनी होती, तो आपके डूज और आपके डोंट्स क्या होते? देखिए, मैं पहले भी ये आपको बता चुका हूँ कि इनको सिर्फ ये सोचना है कि हमने स्कोर कितना करना है और स्कोर करने के लिए आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है। अगर आप ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस कैप्टन है, उसको वो बताया जाता है, मगर यंगस्टर कई दफ़ा ऐसा होता है कि जज्बाती होकर ना वो अपनी मर्ज़ी से गेम खेलते हैं। अगर तो ये जो इन्होंने सोचा होगा, ऑब्वियसली इनको छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाने की ज़रूरत होगी। ये हर 5 ओवर की ये इनको लेके चलना होगा कि 5 ओवर में हमने, हमारा ये टारगेट है, अगले 5 ओवर में ये है। इनको एटलीस्ट 30 ओवर्स तक का टारगेट इनके जहन में होना चाहिए। विकेट्स इन हैंड होंगी जब भी जाके बड़ा स्कोर होएगा, अदरवाइज ये स्ट्रगल करेंगे। एक बड़ा स्कोर 300 से ऊपर अगर बांग्लादेश आज स्कोर करने में कामयाब हो जाता है इस विकेट पे, नोइंग कि बांग्लादेश के पास बॉलिंग अटैक अच्छा है, व्हाट डू यू थिंक, क्या हो सकता है? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक है उसमें पूरी टेंडेंसी है कि वो अगर 300 को डिफेंड कर सकें। मगर इसके लिए बेसिक चीज़ यही है कि इनको 300 से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इनकी बॉलिंग लाइन देखें, जैसे मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन और ये शरीफ अल हसन है, आउटस्टैंडिंग फास्ट बॉलर है और इनको खेलना इतना आसान नहीं है, स्पेशली जो इंडियन पिचेज़ हैं उन पे, क्योंकि वेरिएशन के साथ बॉलिंग करते हैं। फिर इनके जो कैप्टन है शकीब अल हसन, उनका रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा, स्पेशली लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ उन्होंने हमेशा आउटस्टैंडिंगली बॉलिंग की है। तो उसके बाद जो मेहदी ऑफ स्पिनर है और मोहम्मदुल्लाह, वो भी पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। तो इनके पास एक ऐसा बंच है बॉलिंग का कि जो किसी भी टीम को पकड़ सकता है। मगर उसके लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि इनको बोर्ड पे 300 से प्लस रन लगाने पड़ेंगे। अच्छा, क्रूशल रन्स क्या होंगे? 300 तो हमने कहा कि 300, जब अगर 300 से ऊपर बोर्ड पे रन्स आ जाते हैं तो जाहिर है ऑब्वियसली न्यूजीलैंड को बहुत देख के खेलना पड़ेगा। लेकिन अगर लेट्स से कि 270 तक चले जाता है बांग्लादेश, क्या ये फाइटिंग स्कोर होगा न्यूजीलैंड के लिए? फाइटिंग स्कोर उसी सूरत में होता है कि जब ये अर्ली विकेटें उनकी लेंगे। ठीक है, अगर देखें, वो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, वो कभी भी अपनी विकेट्स थ्रो करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप देखें, इंडिया के खिलाफ भी जब कोहली वगैरह आए थे तो उन्होंने बिल्कुल ठक्का लगा के स्कोर करने की कोशिश की थी, 3 आउट होने के बावजूद। तो ये न्यूजीलैंड की भी टीम ऐसी है कि ये सिचुएशन के मुताबिक खेलेगी। ये कभी ये नहीं करेगी कि अगर एक आध आउट हुआ है तो ये अटैक ही करते रहेंगे। ये अपनी टीम को लेके चलेंगे। तो मेरे ख्याल में 300, पौने 300 स्कोर फाइटिंग तो है, मगर उसके लिए फिर बांग्लादेश को बड़ी अर्ली ऑन विकेट्स लेनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ उनके लिए शायद इतना मुश्किल ना हो। और फिर वो हम बार बार कहते हैं, कल के मैच में तो हुआ नहीं था, ड्यू फैक्टर भी बाद में शायद अफेक्ट हो। आपको लगता है चेन्नई में ड्यू फैक्टर आएगा काउंट? देखें, अब जो नवंबर आने वाला है तो आप रात को देखें कहीं होता जरूर है। नवंबर तो बहुत दूर है ना, आज तो मगर इसमें भी आज जब तक स्लिम में स्काई ओवर क्लाउड नहीं होगा ना, तो ड्यू फैक्टर हर सूरत में रहेगा। वो रहेगा वो। आप चेन्नई में तो मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, अगर ड्यू फैक्टर आता है तो मुश्किलात होंगी न्यूजीलैंड के बैट्समैनों के लिए? मुश्किलात उनके फिर जो सीम बॉलर हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, जिस तरह लास्ट मैच में जो हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर थे उन्होंने अर्ली ऑन डैमेज कर दिया था उनको। तो जो जब ड्यू आती है तो थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है पिच के अंदर, और उसके बाद जो आपके सीम बॉलर्स होते हैं उनको हेल्प मिलना शुरू हो जाती है। आपको याद होगा जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ, उसमें जो ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर थे उन्होंने अर्ली डैमेज कर दिया था जो इंडियन बैटिंग, मगर वो एक कैच उसके बाद मतलब उसके बाद उनके स्पिनर्स उनके हेल्प आउट नहीं कर सके। मगर वो डैमेज रऊफ अगर सीमर्स ने किया था। और सीमर ने क्यों किया था? क्योंकि पहली इनिंग में बॉल स्पिनर का भी वहाँ खड्डे पड़े थे।
चलें एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक, आपने कहीं नहीं जाना। अगैन कल पाकिस्तान का बहुत बड़ा मैच है, कल हमारी ट्रांसमिशन 12 बजे से सुबह शुरू हो जाएगी एंड ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी, या सलीम भाई हम लोग गए हैं सुबह 8 बजे आना। छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। और जी गाना बहुत अच्छा, तैयार हैं हम तैयार हैं कल खेलने के लिए इंडिया पाकिस्तान। लेकिन आज का मैच जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड को अपनी बर्तरी साबित करनी है और न्यूजीलैंड को पॉइंट्स टेबल पे पहले नंबर पे आना है। बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसको इस गेम में रहना है। एट द सेम टाइम बांग्लादेश ने इस वक्त जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, 1 विकेट उनकी लूज हो चुकी है, 20 रन बने हैं, 3 कुछ ओवर्स हो चुके हैं। सो टेल मी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अर्ली विकेट, सलीम भाई जैसे आपने कहा था आप ही से शुरू करते हैं, आप कहते हैं कि जी अर्ली विकेट लूज नहीं करनी चाहिए, लेकिन पहली विकेट तो चली गई है। नहीं, ये गेम का हिस्सा है, उस पर तो कंट्रोल किसी का नहीं है ना। अगर अच्छी बॉल पड़ गई है तो आप आउट हो सकते हैं, वो तो अच्छी टीम के भी आउट होते हैं। मगर ये है कि अब इनको कोशिश यही करनी चाहिए। स्टार्ट उनका इतना बुरा नहीं हुआ, 3 ओवर में 20 रन हो गए, एक आउट हुआ ज़रूर, मगर बात उधर ही है कि अगर आप विकेट्स अभी वक्फे से गिरती नहीं तो ये लंबा स्कोर नहीं कर पाएंगे। अब कोशिश तो इनकी यही होनी चाहिए कि कम से कम इनको 2 से 3 ऐसी पार्टनरशिप्स चाहिए जो 75 रन से ऊपर की जाए, 75-100 से ऊपर की जाए। मैंने कहा ना जी, इसमें लंबी पार्टनरशिप का आप जब सोचते हैं कि अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हों, अगर आप जैसे नई टीम है, इनको 5-5 ओवर की प्लानिंग करनी चाहिए कि 5 ओवर में 25 करना है या 20 करना है, अगले 5 ओवरों में इस तरह लेके चलना चाहिए, ताकि एंड में जब आप 30 ओवर खेल जाते हैं ना तो फिर आप के विकेट्स इन हैंड होती हैं, फिर आप जो मर्जी करें, जितनी अच्छी मर्जी बॉलिंग हो आप स्कोर कर जाते हैं। अच्छा, न्यूजीलैंड के 2 स्टार्ट्स हमारे पास हैं, एक रचन रविंद्रा के और दूसरा ट्रेंट बोल्ट के। लेट्स लुक एट बोल्ट फर्स्ट। बोल्ट को जरा दिखाइएगा, बोल्ट के स्टार्ट्स पे जरा नजर डालें तो 106 मैचेस में 198 विकेट्स, 34 रन के एवज 7 विकेट्स उन्होंने हासिल किए। बोल्ट की बॉलिंग के बारे में क्या कहते हैं सर? देखिए, मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे से न्यूजीलैंड के मोस्ट प्रोमिनेंट फास्ट बॉलर हैं और जितने भी सक्सेस रेट है उसमें इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन, 90% कंट्रीब्यूशन बोल्ट की होती है उस मैचेस में। हाँ। और ना सिर्फ वनडे में बल्कि टेस्ट में भी इक्वली ये बहुत ही अग्रेसिव बॉलिंग करते हैं। तो रविंद्रा का जिस तरह आपने बात की तो उन्होंने भी लास्ट मैच, रविंद्रा को भी देख लेते हैं, रविंद्रा का जरा दिखाइएगा। रविंद्रा की जो बॉलिंग है, 14 मैचेस हैं, मैचेस बहुत कम हैं, 14 ही विकेट्स हैं और 60 रन के बस 4 इनका बेस्ट है। देखिए, बेसिकली तो ये बैट्समैन लास्ट मैच में 123 रन इन्होंने किया और उसके बाद बॉलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, मगर जो इनके बैट्समैन है कॉनवे, उन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है जो न्यूजीलैंड की टीम, क्योंकि कॉनवे की एक थोड़ी सी मोटिवेशनल बड़ी स्टोरी है। मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली पैदा साउथ अफ्रीका में हुए, 26 ईयर तक इन्होंने बहुत एफर्ट की मगर साउथ अफ्रीका में इनको किसी जगह पे चांस नहीं मिला। उसके बाद ये माइग्रेट हुए न्यूजीलैंड में और न्यूजीलैंड में इन्होंने बड़ी टफ जॉब्स वगैरह की। उसके बाद ये वेलिंगटन से फर्स्ट क्लास खेले और फिर उसके बाद वेलिंगटन की कोचिंग भी करते रहे और खेलते भी रहे। वहाँ पे इन्होंने जो 8 सीज़न थे उसमें से 7 सीज़न में ये वहाँ पर टॉप बैट्समैन रहे। उसके बाद ये न्यूजीलैंड की टीम में आए और अभी न्यूजीलैंड के मोस्ट सक्सेसफुल बैट्समैन है। जो वर्ल्ड कप का पहला मैच हुआ उसमें 150 रन किए और ओवरऑल अगर इनकी एवरेज देखें तो इनकी 50 रन से ऊपर की एवरेज है। तो एक टफ स्टोरी थी और आपको इस स्टोरी से ही पता चल गया होगा कि कितने डिटर्मिनेंट प्लेयर हैं ये। अच्छा, रविंद्रा के स्टार्ट्स हमारे पास बैटिंग के हैं, जरा दिखाइएगा। रविंद्रा के स्टार्ट्स में जी 14 मैचेस, 363 रन, 123 इनका बेस्ट है, 2 इनकी 50s हैं, 1 इनका 100 है। ये रविंद्रा के स्टार्ट्स हैं। तो आई थिंक रविंद्रा जो हैं वो भी कोई ना कोई किरदार ज़रूर अदा कर सकते हैं न्यूजीलैंड के लिए। एट द सेम टाइम जैसे आपने कहा कि कॉनवे जो है वो एक अच्छा टोटल इस विकेट पे आपको फ्लैट पिच लग रही है, गेंद ज़ाहिर है बहुत तेज़ है। क्या देख रहे हैं आप, एक प्रेडिक्शन क्या है आपकी? देखिए, किसी टीम को भी इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए ना 300 से प्लस जाना पड़ेगा, क्योंकि आप देखें अगर 250 भी होता है तो वो चेज़ हो जाता है, चेज़ेबल है बहुत। मतलब 50 ओवर्स के मैच हैं, आप आराम से सिंगल करके भी आप 5 की एवरेज आराम से कर लेते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि दूसरी टीम पे प्रेशर डालने के लिए 300 प्लस होना चाहिए। मगर कई दफ़ा ये होता है कि अगर आपने 300 नहीं भी किया, उसके करीब भी हैं, तो आपकी बॉलिंग अगर अच्छी हो गई है और दूसरी टीम ने गलती की, जैसे प्रेशर में आ गई, 2-3 विकेटें ऊपर से जल्दी गिर जाएं, जब भी आप पकड़ सकते हैं। मगर 300 करना बहुत ज़रूरी है। रविंद्रा का आप जो बात कर रहे थे ना, वो देखें अभी यंग है, अभी आया है, 14 मैच हुए हैं उसका, और बोल्ट का कोई मैच नहीं है, और वैसे भी वो ऑलराउंडर है, स्पिन बॉलिंग करता है। मगर उसकी स्पिन बॉलिंग जो हमने देखी है वो
रेगुलर बॉलरों से बेहतर बॉलिंग कर रहा है। तो आने वाले दिनों में वो एक डेंजरस ऑलराउंडर साबित होगा। उसकी अगर बैटिंग देखें, इसकी यूट्यूब पे ना बचपन की इसकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो ये जब भी बड़ा अच्छा खेलता था, बच्चे अक्सर मुझे दिखाते थे इसकी वीडियो ना, मैं उस दिन बता रहा था। तो ये आने वाले दिनों में बड़ा न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा प्लेयर होगा। हाँ सर, आपके ख्याल में एक अच्छा टोटल कितना हो सकता है? अगेन यू एग्री विद सलीम भाई, 300 से ऊपर का स्कोर जो है वो एक बेहतर स्कोर होगा? देखिए मेरा ख्याल है कि क्योंकि जो पिचेस की क्ले है बिल्कुल अभी वर्ल्ड कप से पहले इन्होंने फ्रेश पिचेस वगैरह तैयार किए हैं, तो इनको स्पिन पिचेस में कन्वर्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम दरकार होगा। और अभी आपने देखा होगा जितने भी मैचेस हुए हैं, जब तक आपकी टीम 300 या इससे प्लस स्कोर नहीं करती, उसको डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी, यहाँ मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। अब आपसे मुलाकात होगी जब हम वापस आएंगे मैच के बाद। बस ये क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्लोजिंग है? हाँ, क्लोजिंग ही दे रहा हूँ मैं, तो भाई क्लोजिंग ही दे रहा हूँ, तो सुन तो ले मैं क्या कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, हो जाता है खुद। तो देखिए, प्रेडिक्शन ये है, मैं फाइनल प्रेडिक्शन ले लूँ, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड। अब मैं न्यूजीलैंड मुझे लगता है आज श्रीलंका जीत जाएगा। अब जब जिस सेइंग लेकिन हम तीनों ये कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड जो है वो प्रिवेल करेगा। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अगर बांग्लादेश आज 300 से ज़्यादा रन करने में कामयाब हो जाता है तो देन न्यूजीलैंड के लिए टाइम थोड़ा सा टफ होगा और सोचने की बात होगी कि न्यूजीलैंड स्ट्रैटेजी क्या रखता है। आपसे मिलेंगे अब मैच के बाद, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।